खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा और भैया कृष्णा की राम राम। स्वागत है भैया बहनों आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी में। कृष्णा भैया, आज दिन है शनिवार को और आज के दिन हमारे भैया बहन ये इंतज़ार करते हैं कि हम उनके गांव पहुंचेंगे, तो कार्यक्रम की परंपरा जरूर निभाएंगे। उनके गांव पहुंचकर भैया बहनों से बात करेंगे। लेकिन एक बात और बताते चलें कि हम अपने कार्यक्रम में एक सवाल पूछते हैं प्रत्येक दिन अपने किसान भैया बहनों से। जी भैया, और जिस पे हमारे किसान भैया बहन मंथन करते हैं, जिसको जवाब हम कार्यक्रम के आखिर में बताते हैं। तो कहो तो भैया आज को सवाल अपने भैया बहनों के बीच में रख दें। बिल्कुल भैया। तो भैया बहनों देखो, आज को सवाल है, घी के लिए पाली जाने वाली सर्वोत्तम नस्ल की भैंस कौन सी है? तो भैया बहनों, इस सवाल के जवाब के बारे में आप सोशल मीडिया पर हमें कमेंट करिए और हम अंत में इस सवाल का जवाब आपको अवश्य बताएंगे। और कृष्णा भैया देखिए, इस समय बरसात का मौसम है, तमाम प्रकार के मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े जो हैं वो पनप जाते हैं। ऐसे में हमारे पशुओं को परेशान भी करते हैं, तो हमें बड़ा सावधानी पूर्वक जो है इस समय अपने पशुओं का ध्यान रखना होगा। सही कह रहे हो भैया, क्योंकि देखो बरसात का मौसम है और ऐसे में देखी होगी कि भैया हमने अपने पशुओं को कहीं पर बांधा हुआ है और वहाँ पर देखी हुई डांस मक्खी आ जाती है जो कि हमारे पशुओं को काटती है, मच्छर लगाता है और पशु जो हमारो जो है पैर कुदाने करता है। कहीं दूध दूनता ही बैठे और पता लगे डांस मक्खी ना काट लो तो हमारी जो भैंसिया है वो टांग कुदा देती है और कभी कभी देखी हुई धारा भैया दूध हमारो पतीली से नीचे गिर जाता है। जी, तो इस बात के लिए भैया बहनों ध्यान रखें कि समय से जो है वो धुआं कर दें, जिससे कि वो हमारे पशुओं के पास में ना आए। और साफ़ सफाई की अगर अच्छी व्यवस्था रखेंगे तो ये मक्खी मच्छर अपने पास में नहीं भी पनपेंगे। और देखो, अधिक बातचीत ना करते हुए आइए अब चलते हैं आकाशवाणी आपके बीच का सफ़र तय करने के लिए। जी भैया। साथियों, आज के आकाशवाणी आपके बीच कार्यक्रम के लिए हम आकाशवाणी बरली से निकलकर विकासखंड भोजीपुरा के गांव अख्तियारपुर में पहुंचे हैं। ये गांव बरली से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। बरली से नैनीताल जाने वाले रोड पर भोजीपुरा थाने के सामने से होकर पहुंचते हैं ग्राम अख्तियारपुर। यहाँ पहुंचकर हम ग्राम प्रधान राजीव कटियार के यहाँ पहुंचे हैं। कई लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो सबसे पहले तो हम राजीव कटियार से मिलकर इस गांव के बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। जैसा कि हमने सुना है और आपके यहाँ तक पहुँचे हैं, लोगों ने बताया है कि आप इस गांव के ग्राम प्रधान हैं। हाँ जी। जी, हम आपसे ही जानेंगे आपका परिचय। मैं राजीव कटियार, ग्राम प्रधान अख्तियारपुर जी, ग्राम सैदपुर गांव में रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत हमारी अख्तियारपुर है, इसमें 2 मजरे हैं, अख्तियारपुर और ग्राम सैदपुर प्यारेलाल। जी। ये बताइएगा कि हम आपके गांव तक पहुंचे हैं, अगर कोई व्यक्ति और आपके गांव आना चाहता है तो वो बरली से या कहीं दूसरी जगह से भी अगर आना चाहता है तो आपके गांव तक किस प्रकार से पहुंचेगा? हमारे गांव के लिए ग्राम पंचायत के लिए 2 रास्ते हैं। सैदपुर होके भी जा सकते हैं, पट्टी बिहारी रास्ते थाने के सामने से पट्टी बिहारीपुर पड़ेगा, उसके पास में आके सैदपुर प्यारेलाल पड़ेगा, फिर ग्राम पंचायत अख्तियारपुर पड़ेगा। उसके बराबर से थाने से पहले से एक रास्ता है जिसे इटौआ होके निकलता है और अख्तियारपुर तक पहुंचता है। जी। आपके गांव की आबादी लगभग कितनी होगी? आबादी लगभग 4000 के आसपास है। और आप इस गांव के ग्राम प्रधान कब से हैं? मैं इस बार दूसरी बार ग्राम प्रधान बना हूँ। हर किसी गांववासी की ये उम्मीद होती है, आशा होती है कि वो ग्राम प्रधान से मिले और उसके मतलब का काम भी हो। कई ऐसे काम होते हैं, गांव वाले ग्राम प्रधान के पास आते हैं और मदद चाहते भी हैं। तो मेरी समझ से गांव के लोगों की ये चाहत भी होगी कि आप गांव के दोबारा से प्रधान बने। क्या कहना है आपका इस बारे में? गांव के लोगों की अपेक्षाएं तो बहुत होती हैं प्रधान से, लेकिन उन अपेक्षाओं के अनुसार पूरा कार्य
करने में अधिकतर ग्राम प्रधान सक्षम नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं, सबसे ज़्यादा समस्या राशन कार्ड की आती है, जो इस समय बन नहीं पा रहे हैं, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। राशन जो योजना है सरकार की, हर ग्राम पंचायत का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे राशन मिलने लगे, लेकिन कुल मिला के मिल नहीं पाता है सबको जी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उन्हें अभी भी नहीं मिल पा रहा है। जी राजीव जी, हम आपसे इस संबंध में भी बात करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके लोगों की ये आशा कि हर योजना का लाभ उन्हें मिले, और कई ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जो गांव के लोगों को आती हैं और उनका लाभ उठाते भी हैं। गांव के लोगों को आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी और उसका लाभ किस प्रकार से पहुंचाने का प्रयास करते हैं? जब भी ज़रूरत होती है, कोई भी योजना आती है, तो हम गांव में अपने एक ढिंढोरा पिटवाते हैं, या मंदिर से, या अपने ग्राम पंचायत पे। इस समय तो लाउड स्पीकर नहीं है, तो मंदिर लाउड स्पीकर है, तो उससे सबको सूचित करा जाता है कि शाम के समय या दोपहर के समय लोग आएँ पंचायत घर पे। सभी लोग आते हैं, फिर उनको पूरी बताई जाती है, योजनाओं का लाभ लेते भी हैं, लोग ले भी रहे हैं। अच्छी योजनाएँ हैं कुछ जी जी, जो उनका लाभ उठाते हैं। जी। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के अंतर्गत लोगों को घर दिए जाने की योजना अच्छी तरीके से फलीभूत हो रही है, या गांव-गांव जो शौचालय बने उनका भी लाभ उनके लिए मिल रहा है? ऐसे ही हर घर जल योजना के तहत भी जो योजना चल रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है? या फिर बात करें किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, तो आपके यहाँ प्रमुखता कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लोगों के लिए मिल रहे हैं? हमारे यहाँ सभी लोग किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। राशन कार्ड की योजना जो है वो भी, उसका लगभग सभी लोग उठा रहे हैं। कुछ लोग रह गए, उनको बनना चाहिए, वो अभी नहीं बन पाए हैं किसी कारणवश। बाकी जो आपने बताया हर घर जल योजना वाला, ये एक बहुत ही अच्छी सरकार की योजना है। अगर ये अच्छी तरह से लागू हो गई तो वास्तव में हम लोगों को जो भविष्य का कल की उम्मीद है कि जल नहीं रहेगा, वो सही साबित हो जाएगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छी योजना लेके आए हैं, लेकिन अभी ये सरकार की तरफ से या जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ से लागू सही से नहीं हो पा रही है। इससे पूरा गांव खो दिया गया है और गांव वालों को इससे परेशानी बहुत हो रही है। जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमने भी कई गांवों में जाकर के ये देखा है कि जल के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है, जो पक्के सीसी रोड थे बड़ी मुश्किल से गांव के लोगों को मुहैया हुए, उनको खोद करके ये जो है पाइपलाइन डाली गई और वो अभी दुरुस्त नहीं किए गए। इससे लोगों को आने जाने में भी काफ़ी समस्या हो रही है। ये हर गाँव की एक समस्या बनी हुई है और हम समझते हैं शायद आपकी और हमारी बात को शायद सरकार के नुमाइंदे सुने और इस ओर जल्दी कोई काम भी करेंगे। राशन की बात आपने कही तो गांव का हर आदमी चाहता है कि मुझे राशन मुहैया हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं आज भी कि राशन कार्ड जिनके बने हुए थे उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए और जिनको ज़रूरत नहीं है उनके राशन कार्ड बने हुए। ये किस प्रकार से तय करते हैं कि किन किन के राशन कार्ड होंगे, किसके नहीं बनेंगे, किसके बनेंगे? यही योजना आज तक हमें समझ में नहीं आई। मैं 2 बार प्रधान रह चुका हूँ, यही नहीं पता चलता है कि कैसे बनते हैं राशन कार्ड और कैसे बनाने चाहिए। हम लोग जाते भी हैं स्तर पे अपने, जब भी गए 1-2 बार तो उनने कोई रेस्पॉन्स देते नहीं है, वो लोग भगा देते हैं। और ब्लॉक स्तर पे इसका कुछ समझ में नहीं आता है। वीडियो के पास आते हैं, वीडियो अपने एक एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो राशन की एक सबसे बड़ी समस्या ये, राशन कार्ड हम तो बनवा ही नहीं सकते जी। अब वो कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, जब एक लार्ज स्तर पे बात आती है तभी बन पाते हैं, वरना एक एक बनाना तो हमारा बहुत कठिन काम है। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गाँव में लोगों को मकान दिए गए? गाँव में मकान मिले हैं। हमारे यहाँ भी पिछले 2 वर्ष पे 1 वर्ष पहले एक मकान मिला था। अच्छा। इस वर्ष कोई नहीं आया है। बाकी देखते हैं, हमने 2 नाम और भेजे हैं, हो सकता है वो आगे भली बहुत हो पाए। जी जी। इस समय इंटरनेट युग चल रहा है, हर घर और हर गांव में नेटवर्क पहुंचा हुआ है और सोशल मीडिया पर लोग बड़े जागरूक रहते हैं। हर गांव में एक सचिवालय खोला गया है और उसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की तय की गई है। तो इस बारे में बताइएगा कि ये जो सचिवालय है इससे गांव के लोगों को क्या लाभ हुआ है? सचिवालय से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। पहले सभी लोगों को ब्लॉक स्तर पे जाना पड़ता था या जिला स्तर पे जाना पड़ता था। बहुत सारी योजनाएं जिसको अपने ऑनलाइन करनी होती है, सचिवालय स्तर से ही कर देते हैं।
वहाँ पर एक अपने पंचायत सहायक बैठा होता है, वो गांव वालों को पूरी सहायता करने की कोशिश करता है और पूरी सहायता करता भी है। और सचिवालय स्तर बहुत अच्छी योजना रही, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ। जी जी। प्रधान जी, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि हर ग्राम प्रधान की ये अपेक्षा होती है और वो चाहते भी हैं कि हम अपनी ग्राम पंचायत का अच्छी तरह से विकास करा सकें। इसके लिए सरकार निधि भी भेजती है, उसका इस्तेमाल आप लोग अच्छी तरीके से करते हैं। आगे क्या सोच रखा है कि आप अपने गांव में क्या नया करने का सोच रहे हैं? नया करने की तो बहुत कोशिश करी जाती है, लेकिन हमारे गाँव तो बहुत छोटी ग्राम पंचायत है, ग्राम निधि बहुत कम आती है, तो जितना हम चाहते हैं करना हम उतना कर नहीं पाते हैं और इसी से लोग मतलब परेशान लगता है कि उनको जो कार्य चाहिए वो नहीं कर पाते, तो प्रधान को थोड़ा सा लोग अलग ढंग से देखने लगते हैं फिर लास्ट में। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा कार्य हो, अच्छा हो पाए, लोगों को जितनी सुविधाएं दे पाएँ उतनी दे। वृद्धावस्था पेंशन और जो विकलांग पेंशन है, ये गांव में लोगों को मिल रही है? हाँ, बिल्कुल अच्छे से मिल रही है। मेरे ख्याल से हमारे गाँव में सभी लोग जितने वृद्धा हैं और जितने विधवा हैं सभी को मिल रही है। जी जी। राजीव जी, आज आपने अपने गांव के विकास और गांव में पहुंचाई जाने वाली जो सरकार की योजनाएं हैं उनका विस्तार से हमें जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं गांव के एक कृषक भी बैठे हुए हैं जो अच्छी खेतीबाड़ी करते हैं, जान लेते हैं आपसे आपका परिचय। मेरा नाम अवनीश चंद्र है। जी, अवनीश चंद्र जी, आज हम आपके साथ आपके इस गाँव में बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका इस गाँव का? ग्राम पंचायत अख्तियारपुर है और रहने वाला सैदपुर प्यारेलाल गाँव, एक ही मजरा है दोनों का। जी जी। और आपका ब्लॉक जो है? भोजीपुरा। जी। आपकी उम्र लगभग कितनी हो चुकी है? 52 है। जी। और पढ़ाई लिखाई? इंटर। आजकल क्या काम धाम कर रहे हैं? खेती ही कर रहे हैं। जी। तो आपके इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें होती हैं? गन्ना है, धान है, गेहूँ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे जानूंगा कि आपने बताया कि आपकी उम्र लगभग 52 साल की हो चुकी है और आपका ये जो गांव है आपने बचपन से अच्छी तरह से देखा है। 50 साल का बहुत अच्छा अनुभव होता है कि 50 साल में बहुत कुछ बदलाव आता है। क्या बदलाव आपने देखा है आपके गांव में? पहले गांव में बहुत स्थिति खराब थी, अब गांव बहुत बढ़िया है, रास्ता भी बढ़िया हो गई और बाकी लाइट फाइट सब व्यवस्था बढ़िया है। जी। सरकार के द्वारा अच्छे विकास कार्य कराए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी। इस समय कोई ऐसा काम चल रहा है कि सरकार करा रही हो? अभी तो पानी के काम चल रहा है गाँव में, तो टंकी लग रही है। हर घर जल योजना के तहत है वो चल रहा है। क्या लोगों के यहाँ पानी आ रहा है? नहीं, अभी चालू है, काम चालू है, अभी फाइनल नहीं हो पाया। काम चल रहा है। गांव के किसानों के लिए सरकार के द्वारा एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, लगभग कितनी किस्त आपको मिल चुकी हैं? पहले पिताजी को मिलती थी, पिताजी के नाम थी ज़मीन। हाँ। अब पिताजी खत्म हो गया, अब हमें मिल रही है। अच्छा। आपके हिसाब से ये योजना कैसी है? बढ़िया योजना। क्या लाभ है लोगों को इसका? खेती बाड़ी के लिए सब कुछ फायदा ही फायदा है इससे। पैसा मिल जाता है, खाद पानी खरीद लेता है। जी। तो इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय आपके खेतों में जो फसल खड़ी है वो कौन सी फसल है? हमारे तो गन्ना ही है सारा। जी। और धान की फसल? धान हम नहीं कर रहा है, गन्ना ही है हमारा। कौन सा गन्ना लगाया है? गन्ना 38 भी है। 38 तो खराब हो गया। एक नई वैरायटी बोई थी 18 बीघा, वो बिल्कुल सूख गया पानी की वजह से। पता नहीं पानी आ गया ज़्यादा, इस समय ही पानी है उसमें। अच्छा। 18 बीघा गन्ना पूरा सूख गया। तो वैसे तो कहते ये हैं कि गन्ने की जो फसल है वो ऐसी फसल है, बड़ा मजबूत फसल है कि चाहे आग भी लग जाए तब भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन बारिश जल्दी होने के कारण पौधा था छोटा, अब पानी ऊपर हो गया, इसलिए वो। तो अब आगे इस खेत में फिर क्या? इसमें हम सरसों बोएंगे। तो इस तरीके से समय का सदुपयोग कर लेंगे। वैसे ये जो बरसात हुई है लोगों को इसका फायदा होने के बजाय नुकसान भी हुआ है। वैसे जो गन्ना आपके खेत में लगा हुआ है, आपने बताया कि बरसात में ही तो खराब हो गया, इसके अलावा और जो गन्ने की फसल है वो कैसी है? वो सही है। यही गन्ना दूसरे खेत में भी है। हाँ। उसमें पानी कम आता है। अच्छा। वो सही है। जी। तो उसके लिए कौन कौन से काम करने पड़े हैं कि इससे अच्छा उत्पादन मिल जाए? उसमें खुदाई गुड़ाई करना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है, बखत से दवाई की स्प्रे करना पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन वगैरह करते हैं कुछ? हाँ, एक भैंस है। अच्छा। एक गाय है। तो उसका जो है दूध अपने घर पे ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए साहब, आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं हमारी मुलाकात होती है, एक और कृषक हैं। क्या शुभ नाम है आपका? शिषपाल सिंह। शिषपाल सिंह जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे आपकी उम्र क्या हो चुकी है लगभग? मेरी उम्र करीब 40 साल है। और पढ़ाई लिखाई? हाई स्कूल। अच्छा। ये बताइएगा कि
आपकी जो उम्र है, आपने अपनी इस उम्र में इस गांव को बहुत अच्छी तरह से देखा है। जी जी। बचपन से लेके अब तक आपने देखा होगा, क्या बदलाव आया है इस गांव में? बदलाव तो बहुत ढेर सारे हैं। जी, पहले जैसे पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी, अब पढ़ाई लिखाई ज्यादा है। स्वच्छता के हिसाब में भी कुछ ज्यादा है, पहले बहुत ज्यादा गली कूचे वगैरह में गंदगी उंदगी रहती थी। जी जी जी। और लैट्रिनें फैट्रिनें थी, वो भी नहीं थी। हाँ हाँ हाँ। तो वो काफी बदलाव है उसमें। अच्छा, और खेती बाड़ी में पूछा जाए तो? खेती बाड़ी में भी बदलाव है। पहले लोगों का जैसे यहाँ पर मुख्य खेती तो गन्ना और धान गेहूं की है। धान और गन्ना और गेहूं की यहाँ की प्रमुख फसल है। और इस समय जो कि समय चल रहा है वो गन्ना और धान सभी किसान भाइयों के खेतों में खड़ा हुआ है। आप विशेषकर बताइएगा कि क्या क्या काम करते हैं? हम तो सब गन्ना भी करते हैं, और हम अपना एक फार्म चलाते हैं जो हमारा बकरी फार्म है। अच्छा। और थोड़ा छोटा सा तालाब है, उसमें मछली भी है। दुम्बा भी पाल रखे हैं हमने। दुम्बा ये क्या होता है? ये बकरी में ही एक वैरायटी होती है, थोड़ी तुर्की में मिलती है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, कम है वैरायटी के अंदर। अच्छा, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहूँगा कि आप खेतीबाड़ी तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में आपने बकरी पालन का जो काम बताया है करते हैं। ये विचार आपके मन में किस उद्देश्य को लेकर के आया? कैसे करके आपने ये काम शुरू किया? ये पहले तो हम यहाँ इधर एक अमरोहा में करते हैं, गुड्डू भाई नाम के हैं, उनके यहाँ गए थे देखने। अच्छा। तो वहाँ उनके यहाँ करीब 70-80 हैं। हाँ हाँ। यहाँ अच्छा। तो वहाँ से ही हम 2 लाए थे पहले तो। धीरे धीरे इनकी संख्या अभी करीब 30 के आसपास है। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आपको ये करते हुए? ये 2 साल है हो गए करीब। तो एक दुम्बा की कीमत कितनी होती है लगभग? ये बेट के ऊपर होता है। वैसे आप बच्चा लेंगे नॉर्मली, मतलब 2-3 महीने का, 3 हाँ। महीने की लगभग समथिंग का, हाँ। तो वो करीब आपको 50,000 या 55,000 के आसपास मिल जाए। अच्छा, और जब इसको पालते हैं और फिर इसको बिक्री करते हैं तो कितने समय में ये तैयार हो जाता है बिक्री के लिए? बिक्री के लिए तो 1 साल से ऊपर। अच्छा, फिर इसकी कीमत वैसे कितनी? बच्चा जैसे मादा फीमेल आ गई, हाँ हाँ। और फीमेल बच्चा जो है वो अपना जो है 1 साल में बच्चा देने की स्थिति में आ जाता है। तो और अगर फीमेल आपने ले आए और फीमेल जो है 1 साल में बच्चा दे देती है, तो फीमेल जब लेकर के आए थे तो वो कितने रुपए की लेकर के आए थे? फीमेल हम तो कोई 70 की लाए, कोई 80 की लाए। 70,000 या 80,000 की? हाँ, 80,000, 1 लाख की भी थी। जैसे उनमें थोड़ा ये होता है कि जैसे कलर्ड है या वाइट है, अच्छा। ये है थोड़ा। अच्छा, तो ये जो है एक दुम्बा फीमेल लगभग 70 से और 80,000 के बीच में मिल जाता है। कलर्ड है तो, अगर बिल्कुल वाइट है हाँ। तो वो आपको 1 लाख के समथिंग जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो ये भी एक विशेषता हो गई। तो हाँ। इससे कुल मिलाकर के लाभ कितना हो जाता है? लाभ तो सर, एक दुम्बा जो है वो साल में 2 बार, मतलब 14 महीने में 2 बार बच्चा देता है। अच्छा, और उस बच्चे की कीमत जो है वो 50,000 से शुरू हो जाती है? वो 4 महीने का बच्चा करीब 40, 50, 55 वेट के ऊपर है, हाँ। कलर के ऊपर है, कलर कैसा है। अच्छा अच्छा, और आपने जो है वो लगभग इस समय आप बता रहे हैं कि नहीं, तो 33 है हमारे पास। मैं बच्चों के छोटे मोटे बच्चे भी अभी कुछ नहीं, जैसे अभी 2 ब्याही हैं, हाँ तो हाँ। बिल्कुल अभी मुश्किल से उनको, कुछ को 1 महीना हो गया, एक को ऐसे ही 15-20 दिन हुए हैं। जी जी जी। अच्छा, तो इनके खान पान का जो है किस तरीके से ध्यान रखते हैं? खान पान देखो, इनको बाहर हम चरने के लिए तो नहीं भेजते हैं। अच्छा। भूसा खिलाते हैं, प्लस चना का जो चोकर आता है हाँ हाँ। वो खिलवाते हैं, और बस। और विशेषकर जो है वो इनके लिए घर पर ही रखते हैं, बाहर नहीं भेजते हैं। तो इससे आपको लाभ फिर क्या क्या हुए हैं? ना बिक्री करते हैं बच्चा, जैसे एक हमने बोर ले रखा है, तो बोर से क्रॉस के लिए भी लाभ मिलता है। हाँ हाँ। क्रॉस वाले लोग आते हैं, जैसे जिनके पास दुम्बा फीमेल है, तो वो क्रॉस के लिए लेके आते हैं, उससे थोड़ी आमदनी होती है और बच्चे की आमदनी होती वैसे इसका विशेषकर काम जो है वो मांस के लिए ही होता है ना? है। जी जी। अच्छा, और आपने बताया कि साथ में बकरी पालन करते हैं, बकरी पालन भी। तो बकरी कितनी है? बकरी इस समय 47। तो ये जो है आपका बड़ा काम है। और फिर बकरियों से तो जो है वो बच्चे भी हो जाते हैं और फिर बकरी का दूध भी हो जाता है ना? बकरी का दूध भी हो जाता है, और बच्चे होते हैं, बच्चे भी निकल जाते हैं। वो तो सब वही उसी लिए जाते हैं, सब ले जाते हैं, कसाई उसाई जो भी है, हाँ। जिस हिसाब से बकरी मतलब बकरा है और वेट है उसका, उसी हिसाब से। जी जी। कुल मिलाकर के ये आमदनी अच्छी है? हाँ, ठीक ठाक है, वैसे कोई ज्यादा वो जी। और धान की फसल कैसी है? धान की फसल ठीक है। उत्पादन सही मिल जाएगा? ठीक ठीक। जी।
तो शिशुपाल जी, आज आपने अपनी खेती बाड़ी और अपने गांव के बारे में, साफ सफाई के बारे में बताया। ये बहुत अच्छा है कि आप इस तरीके से खेती बाड़ी और दुम्बा पालन कर रहे हो और अपना अच्छा व्यवसाय चला रहे हो। एक और महत्वपूर्ण बात जानना चाहूँगा कि देखिए, किसानों के लिए जो सरकार है वो बहुत लाभकारी योजनाएं जो है चला रही है और उसका लाभ किसानों को मिल भी रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है, आपको किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है? जी हो रही। चलिए साहब, आज शिशुपाल जी आपसे आकाशवाणी आपके बीच कार्यक्रम के दौरान बातचीत हुई है, आपने विस्तार से हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं इसी गांव में साथ में बैठे हुए हैं एक कृषक, जान लेते हैं आपसे आपका परिचय। जी, भूखन स्वरूप गंगवार नाम है। जी भूखन स्वरूप जी, सबसे पहले जानेंगे आपसे, आपकी उम्र लगभग कितनी हो चुकी है? 42। जी, और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? MA BEd MPhil। जी, इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज आप कौन कौन से कामों में लगे हुए? इस समय कृषि। तो कहीं कोई नौकरी के लिए या किसी व्यवसाय के लिए आपने प्रयास नहीं किया क्या? करा था, हुआ ही नहीं। अच्छा, तो पूरी तरह से खेतीबाड़ी कर रहे हैं? जी, एक खेती। तो खेतों में इस समय आपके कौन कौन सी फसल लगी हुई है? धान लगी हुई है। और गन्ना नहीं किया? गन्ना नहीं किया, गन्ने करा था तो बंदर इतने हैं, उन्हें रखाने के लिए फिर एक मजदूर दिन का चाहिए, एक रात। बंदर इतने हैं, वो सब नुकसान कर देते। तो ये नुकसान हो जाता है? नुकसान हो जाता, तो इसलिए गन्ना बंद कर। तो मुख्यतः जो है आप अपने खेतों में गेहूँ और धान, जो मुख्यतः जो है आप अपने खेतों में गेहूं और धान बीच में मूंग भी करी थी। हाँ। तो उसको भी बंदरों ने नुकसान कर दिया, उसमें भी कुछ नहीं बैठा तो वो भी बंद कर दी। फिर गेहूँ काट के मूंग भी करी थी एक साथ। जी, तो किसानों के साथ तो खैर समस्याएं लगी हुई हैं कि कहीं किसी से नुकसान, कहीं किसी से नुकसान। और बाजार तो इतने हैं, गेहूँ के समय में तो ये समझ लो रात में सोना जंगल में ही पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो बाजार रखाए जाते हैं। हाँ, तो ये जो है आवारा पशु जो जी, सबसे इनसे ज़्यादा नुकसान है। बहुत नुकसान है जी। अच्छा, चलिए, ये तो खैर समस्याएं हैं ही किसानों के साथ जुड़े हुए, और फिर इन सब समस्याओं से जूझते हुए किसान अपने खेतों में भरसक प्रयास करते हैं और फिर उत्पादन जब लेते हैं तो उन्हें पूरा उत्पादन नहीं मिलता है तो फिर मन उदास हो जाता है। अच्छा, इस समय आपने अपने खेतों में जो है वो धान की फसल लगाई हुई है, कौन सी फसल है? धान की 1509 और 26 है। जी, तो कितने दिन की फसल हो गई है? 1509 की तो लगभग 1 महीने की हो गई आज की डेट में, और 26 की लगभग ऐसी हो गई थी, लगभग 12-13 दिन की हो गई, तो लगभग 4 एकड़ वो लगाई है। तो अब इससे अच्छा उत्पादन मिल जाए फिर अब क्या करेंगे? उसके लिए क्या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, खाद पानी ज़्यादा लगाना पड़ा और उसकी वजह से लागत ज़्यादा आ गई। अच्छा। तो अभी भी वो जो उत्पादन हम पहले ले सकते थे अब नहीं ले पाएंगे। तो घाटे की सौदा है इस समय आज की डेट में। जी हाँ, किसानों को तो खैर घाटा उठाना पड़ता है। जितना घाटा किसान उठा लेता है इतना घाटा कोई उठा नहीं अब इस समय साटा घटा है तो आप ये सुनो 2200-2300 में 1509 बिक रही है। हाँ। और लागत है सबसे ज़्यादा 1509 में। तो वैसे सरकार के द्वारा साठा धान उत्पादन करने के लिए तो बैन है, लेकिन उन्हीं जगह है जहाँ वाटर लेवल कम है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ क्या है, वाटर लेवल कम है तो वहाँ तो बैन है, तो हम लोगों ने तो लगाया ही नहीं था। हमने तो उसके स्थान पे मूंग करी थी। तो मूंग में क्या था, बाजार हमारे यहाँ इतने वो खा गए सब मूंग हमारे। जी। तो उसमें भी हमें घाटा ही हो गया। तो अब आगे आने वाले समय में धान से अच्छा उत्पादन मिल जाए, इसके लिए अब आगे क्या क्या काम करेंगे? उसमें हमने ये किया, जैसे मान लो जो खाद और उर्वरक जो होते हैं वो समय से दिए और डोज जो है बढ़ाई है उससे, जिसके उत्पादन सही से मिल सके। लेकिन खेत अभी भी वो जो कंडीशन पहले थी बाढ़ से पहले की, तो उस हिसाब से अभी भी आज की डेट में है ही नहीं हम। जी। भूखन स्वरूप जी, एक बात और बताइएगा कि जो भी किसान भाई हैं अपने खेतों में पूरी मेहनत करते हैं, समय से खाद है, पानी है, उर्वरक है, कीट हैं, ये सब काम करते हैं और अंत में कुछ जैसी दैवीय आपदाएं आ जाती हैं, उनसे नुकसान हो जाता है। अगर मान लिया ये दैवीय आपदाएं नहीं भी आती हैं और उनसे उनको पूरा उत्पादन मिलने की उम्मीद होती है, और जब घर पर उत्पादन को लेकर के आते हैं तो मन मुताबिक जो मेहनत की है उतना उत्पादन नहीं मिल पाता। तो इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं? उसके पीछे क्या है, जैसे मान लो एक तो हमारी क्या ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो बहुत कम है। अब है क्या, सोच रहती है वो सबसे ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा यूरिया मारते हैं, उसके साथ कुछ नहीं मारते हैं। और यूरिया जितना उत्पादन देती है, शायद आप चाहे जिंक डाल लो, सल्फर डाल लो, कोई भी
कीटनाशक या कोई भी है, और उससे ये क्या है, जमीन की उर्वरा शक्ति हो जाती है कम। अगर उसे खाद की आवश्यकता 10 कट्टे की है, अगले सीजन उसको चाहिए 12 कट्टे, उसकी डोज बढ़ जाती है। जी जी, हैबिचुअल हो जाता है एकदम। अच्छा अच्छा, ये है। लेकिन जो कहा आम काश्तकार वो क्या सोचता है, जिंक भी डाल दो, सल्फर भी डाल दो, उसके हिसाब से कल्ले जो है फुटाव नहीं करते हैं। जितनी ज्यादा खाद हम डाल रहे हैं उतनी ज्यादा और खाद की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जो मिट्टी है, अगर हम उस मिट्टी की जांच करा लें और समय से ये पता चल जाए कि किस तत्व की कमी है और उसकी पूर्ति कर दें, तब क्या होगा? तब तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपने यहाँ संसाधन कम है। आप कहीं भी ब्लॉक लेवल पे चले जाओ, तो वहाँ कोई जांच का पैमाना है ही नहीं। कोई जांच करने को तैयार ही नहीं होता। आप केवल सैंपल दे आओगे, 2 दिन बाद जाओगे तो आपको 0 रिजल्ट मिलेगा उसका। नहीं, आपके पास में तो ये जो बिलवा केंद्र है, यहाँ पर अगर मिट्टी जांच केंद्र है और यहाँ मिट्टी की जांच यहाँ भी नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती। आप दे आओगे, केवल आपको 0% मिलेगा रिजल्ट। जब आप फसल पैदा करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें किस तत्व की कमी है। तो ये सब समस्याएं किसानों के आगे हैं। किसान सम्मान निधि योजना नहीं, वो बढ़िया है, 2000 मिलते हैं, बढ़िया चीज है, उसका सदुपयोग भी सही होता है। अच्छा, खेतों में जो है वो खेती जैसे धान, गन्ना, गेहूँ, इसके अलावा आपने कोई पौध लगा रखी है? अपने केवल खेत के अंदर जो बड़ा होता है उसमें केवल पौधे लगा रखे हैं, पॉपुलर और लिप्टिस के। जी, तो अदर इनकम के लिए जो हम उसका फायदा ले सकते हैं। तो लाभ है इससे? लाभ है इससे जी, बहुत ज्यादा बढ़िया है। चलिए, तो आप खेतीबाड़ी करके संतुष्ट हैं? ना, हम तो खैर संतुष्ट हैं। जी, एक फसल में नुकसान, दूसरे में फायदा। जी जी जी। चलिए फूकन लाल जी, आपसे बातचीत हुई है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के आकाशवाणी आपके बीच कार्यक्रम को अब इसी गाँव अख्तियारपुर में संपन्न करते हुए आइए चलते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर। आप सभी को हमारी राम राम। राम राम, राम राम। तो भैया बहनों, देखो अभी आप सुन रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में किसानों के साथ। आज को सफल रहो हमारो जिला बरेली के विकासखंड भोजीपुरा के गांव अख्तियारपुर में। कार्यक्रम की प्रस्तुति मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति सहयोग आपके भैया धारा सिंह और कृष्णा को। कृष्णा भैया, अगर हमारे भैया बहन अपने गांव में हमें बुलाना चाहते हैं तो अपने गांव का स्पष्ट पता और एक फ़ोन नंबर हमें लिख करके जरूर भेज दें। हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम किसानवाणी, आकाशवाणी आपके बीच द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, और हम उन लोगों से संपर्क करके उनके गांव अवश्य पहुंचेंगे। और अब अधिक समय भी नहीं है कि हमारी और ज़्यादा बातचीत हो सके। समय हुआ है कि जो सवाल हमने अपने भैया बहनों से पूछा था उसका जवाब बता दिया जाए। बिल्कुल भैया, देखो सवाल हो, घी के लिए पाली जाने वाली सर्वोत्तम नस्ल की भैंस कौन सी है? तो हमारे बहुत से भैया बहनों ने सोशल मीडिया पे भी जाको जवाब लिख के भेजो और हम अपने भैया बहनों को बता दें, भैया बहन हमारे मिलान कर सकते हैं। घी के लिए पाली जाने वाली सर्वोत्तम नस्ल की जो भैंस है वो है वाजावरी, जिसको पाल के हम घी को उत्पादन ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। और अब अधिक समय नहीं बचा है, चलते चलते आज की नसीहत के बारे में यही कहेंगे कि किसान भाई बरसात के मौसम में अपने पशुओं की उचित देखभाल करें और उन्हें होने वाली रोग बीमारियों से बचा कर रखें। तो अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारियों के साथ अपने भैया बहनों के बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने भैया कृष्णा और धारा को दीजिए अनुमति। भैया बहनों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसानवाड़ी, 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 किसानवाणी, 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 किसानवाणी।